ख्वानशिक ऐसुन के चाचा से ऐसुन का हाथ मांगता है कि उसे शादी करनी है, लेकिन ऐसुन गुस्से से बोलती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ख्वानशिक ऐसुन की ऐसी हालत देखकर दुखी था। वो कहती है कि वो किसी अमीर से शादी करेगी और ऐसी नौकरानी की जिंदगी नहीं जिएगी। वो एक कैफे में लड़के से मिलती है जो काफी अमीर था लेकिन शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। वो ऐसन से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, ये कहकर कि वो आज़ाद सोच वाला है और उसे उसके पास्ट से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दोनों ऐसन के घर जाते हैं उनके चाचा से मिलने, लेकिन रास्ते में वो ऐसन से सवाल पूछने लगता है कि क्या उसने उस लड़के के साथ रात बिताई थी जब वो भागे थे। ये सुनकर ऐसन को बुरा लगता है और गुस्से से पूछती है कि आपने अपनी पहली बीवी के साथ कितनी रातें बिताई हैं। तभी ग्वानशिक वहां आता है और ऐसन का हाथ खींच के उसे एक बगीचे में ले आता है। वो उसे एक अंगूठी पहनाता है और कहता है कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो ग्वानशिक की माँ की बातें याद करती है और उस अंगूठी को फेंक देती है और कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ गरीबी की जिंदगी जीऊं? मैंने बहुत कुछ सहा है, क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते? मैं तभी खुश रह पाऊंगी जब तुम मेरी जिंदगी से चले जाओगे। ये सुनकर ग्वानशिक टूट जाता है और रोने लगता है, ये कहकर कि उसने 10 साल तक उसके घर आकर मछली दी और पत्ता गोभी भी बेचने में मदद की और वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे वो सब कुछ देगा जो वो चाहती है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। ग्वानशिक के जाते ही वो अंधेरा होने तक उस अंगूठी को ढूंढने लगती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का छोटा सा सीन दिखाते हैं जहाँ ऐसन बूढ़ी हो गई है और उसकी बेटी के साथ खाना खा रही है और बेटी उससे पूछती है कि आपने पापा से शादी क्यों की? कि मैं ऐसी लाइफ कभी नहीं जीऊंगी। तभी ऐसन को अपने बचपन की बात याद आती है जब वो भी ऐसा ही सोचा करती थी कि पैसे हैं तो जिंदगी है, बट वो भी किसी अमीर से शादी करेगी। यानी ये सब पास्ट की कहानी है जो ऐसन बैठकर सोच रही है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ ग्वानशिक ऐसन की बात मानकर गांव छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उसकी आंखें ऐसन के आने के इंतजार में थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसन भी उस शादीशुदा आदमी से शादी करने जा रही थी। वो उस आदमी को बोलती है, मैं तुमसे पढ़ाई पूरी करने के लिए शादी नहीं कर रही हूँ, बल्कि रहने की जगह मिलने के लिए। वो आदमी ऐसन को बोल रहा था कि मुझे तो बस एक औरत चाहिए बच्चे पालने के लिए, और बार बार पूछ रहा था कि तुम उस लड़के के साथ सोई हो ना। ऐसन बस करी को देख रही थी इस सोच में कि ग्वानशिक गांव छोड़कर जा रहा है, और बिना कुछ बोले कुछ ही देर में तुरंत वहां से भाग जाती है और भाग कर समुद्र के पास आती है जहाँ से ग्वानशिक की शिप निकल रही होती है। वो तेजी से भागकर समुद्र की तरफ जा रही होती है। वो चिल्लाती है, रोती है, मगर जहाज तो काफी दूर तक पहुंच चुकी थी। तभी ग्वानशिक उसकी आवाज सुन लेता है और उसको देखता है। वो रोकर जहाज चलाने वाले से फिर से पीछे जाने के लिए कहता है, मगर वो इसकी बात नहीं सुनती। ख्वानशी के मन में सिर्फ ऐसन थी। वो और कुछ सोचे बिना सीधा पानी में कूद जाता है और तैरते हुए उसके पास जाने लगता है। ख्वानशी की माँ और दादी भी देखती रह गई, क्योंकि वो जानबूझकर दोनों को जुदा करना चाहती थी। सभी गांव वाले खुशी से उसको सपोर्ट कर रहे थे, ये कहकर कि उनका प्यार सच्चा है। ऐसन भी उसको देख लेती है। वो पत्थर के ऊपर चढ़कर ऐसन के पास आता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद। अब इन दोनों की एक बेटी है, यानी इन दोनों ने शादी कर ली थी। वही हम रेडियो पे सुनते हैं ग्वानशी की एक दोस्त की मेडल जीतने के अनाउंसमेंट। ऐसन ये सुनकर सोचती है कि ग्वानशिक भी आज उसी जगह पे होता अगर उसने उसे नहीं रोका होता। ऐसन इस समय पर खुद को बहुत ज्यादा किस्मत वाली समझती है कि उसे ग्वानशिक जैसा लड़का मिला। और हमें यही पता चलता है कि उनकी बेटी का नाम ग्योमयोंग है। और ये भी बताया जाता है कि 19 साल की उम्र में ऐसन अपने सारे सपने छोड़कर माँ बन गई है और ग्वानशिक अपने गोल्ड मेडल का सपना छोड़कर पिता बन गए। वही हम देखते हैं कि अब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है। ग्वानशिक की माँ और दादी ऐसन को बहुत कष्ट देती थी। उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था,
ये सारी बातें ऐसन क्वानशिक को नहीं बताती है क्योंकि वो पहले ही दर्द से घबराता है और वो उसको ये बताकर परेशान नहीं करना चाहती। इसके बाद ऐसन अपनी माँ के घर जाती है। वो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। उनका घर आज बिकने वाला होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं हम उसके सौतेले बाप की बीवी को देखते हैं जो ऐसन से कहती है कि अगर वो उसके ससुराल के घर में काम करके थक गई है तो वो कभी भी उनके पास आ सकती है और उसे अच्छे से बात करती है और इन दोनों में अब एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। वो एक साइकिल भी ऐसन की बेटी को गिफ्ट में देती है लेकिन ग्वानशे की दादी और माँ कहती है कि लड़कियां साइकिल नहीं चला सकती। ऐसन को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी बेटी को आज़ादी नहीं मिल रही थी। अगले दिन भी हम देखते हैं कि ग्वानशे की माँ ऐसन को कैसे ताने सुना रही थी और पूरा दिन काम करवा रही है। ग्वानशे को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ ऐसन की बेटी अब बड़ी हो गई थी। देखने में वो बिल्कुल ऐसन जैसे थी और इसे एक अमीर लड़के से प्यार था। वो जब उस लड़के की माँ से मिलने जाती है तो वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी है तो तुम्हें अपना काम छोड़ना होगा और घर में ही उसके बेटे को सपोर्ट करके रहना होगा। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि कैसे उसकी माँ ने उसे अपने पैसे के दम पे जीना सिखाया है और वो बोलती है कि वो अपना काम नहीं छोड़ेगी। वही घर पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी बेटी गरीबी में जीना नहीं चाहती थी। वो उसकी माँ यानी ऐसन को बोलती है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में पैसे ना होने की वजह से कुछ चीज़ें चाह कर भी छोड़नी पड़ी। तो ऐसन बोलती है कि हमने इतनी गरीबी में भी अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखा है। जब वो शादी की बात करती है तो उसकी बेटी उसे फिर से डांटती है कि क्या आप चाहती है कि मैं आपकी तरह किसी गरीब से शादी करके आपकी तरह घर पे काम करूं? तो ऐसन बोलती है कि मेरी ज़िंदगी गरीबी में भी बहुत खुशियों से भरी थी। उसकी बेटी को एहसास होता है कि उसे उसकी माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर सीन शिफ्ट होकर फिर से पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि दादी उनकी पोती यानी ऐसन की बेटी को उसी समंदर में मछली पकड़ने के काम के लिए बेचना चाहती थी जहाँ सभी औरतें काम किया करती थी घर चलाने के लिए। ऐसन ये देखकर गुस्से से तोड़फोड़ मचाना शुरू करती है और कहती है कि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो ये काम करे और वो अपनी बेटी को समंदर में काम के लिए क्यों भेजेगी। उसकी माँ ने हमेशा से उसे कहा था कि ये काम और घर की नौकरानी बनकर कभी मत रहना और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को मेरी तरह बनने नहीं दूंगी, वो आपकी गुलामी नहीं करेगी। वांची की माँ ऐसन को एक थप्पड़ देती है और बोलती है कि वो अभी घर छोड़ दे लेकिन बेटी को यही छोड़ के जाए। तभी ख्वानशिक वहां पर आता है और ये देख लेता है और कहता है कि माँ ऐसन मेरी बीवी है, आपकी बहू नहीं और आप इसका चेहरा कभी नहीं देखेंगे क्योंकि मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये कहकर वो बेटी और ऐसन को लेकर चला जाता है। ये दोनों इन्हें रोकते हैं मगर वो नहीं रुकता। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ऐसन की बेटी अपनी माँ से पूछती है कि आपने किसी अमीर से शादी क्यों नहीं की और अगर आप वक्त में पीछे जाकर ये बदल सकती तो क्या करती। तो उसका जवाब वही होता है कि फिर भी मैं तुम्हारे पापा से शादी करती। तभी हम बूढ़े क्वांशी को देखते हैं जो काम करके घर आया था। दोनों एक वॉक के लिए बाहर जाते हैं। हम देख पाते हैं कि इनमें आज भी उतना ही प्यार है। वही पास्ट में दिखाया जाता है कि अब ये तीनों किराए के घर पर रहने लगे थे और क्वानशिक ने दूसरा काम देख लिया था लेकिन उस काम में उसका बॉस उसे बहुत ज़्यादा पीटता था और उस पे जुल्म करता था। उसके शरीर पे घाव होते थे और वो ऐसन को इसके बारे में कुछ नहीं बोलता था। वो अपने सारे दुख अपने चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छिपाता था। एक दिन ऐसन उसके गांव देख लेती है। वो अगले ही दिन वहां जाती है और फिर से देखती है उसे पीटते हुए। वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट होती है लेकिन फिर भी भाग कर जाती है। यही छोटे ग्लिम्स में हमें दिखाया जाता है कि कैसे बचपन से ऐसन हमेशा क्वानशी को बचाने के लिए दौड़ के आती थी। वो उसे एक लात देती है और कहती है कि वो अब यहाँ और काम नहीं करेगा। वही हमें पता चलता है कि उस गांव में सारी नाव उसी के बॉस की है
और उसे इसके अलावा और कहीं काम नहीं मिल सकता था। उसी रात ऐसन रो कर अपनी दादी के पास जाती है और रोने लगती है। वो समझ जाती है कि अब उसके बुरे हालात चल रहे हैं। वो ऐसन को पैसे देती है और बोलती है कि ऐसन की माँ ने उसको पहले ही बोल के रखा था, अगर वो उनके पास आए तो उसकी मदद कर दे। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने उस पैसे से एक नई नाव खरीदी थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वांशिक की माँ आई होती है जो उड़ रही थी कि उसके बेटे ने नाव खरीदी है। तो सभी बोलते हैं कि उसकी बीवी के पैसे की है, तो वो चुप हो जाती है। तभी ऐसन के पेट में दर्द होने लगता है। वांशिक तुरंत एक लकड़ी की गाड़ी निकाल कर उसमें बिठाकर खींच कर दौड़ कर उसे ले जाता है। यहाँ पर ग्वानशिक की माँ भी मदद करती है। कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि अब उनको बेटा पैदा हुआ है, जिसे ग्वानशिक अपने पीठ पे बिठा के घर ला रहा था। उसी रात ग्वानशिक ऐसन को बोलता है कि अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे, और उसे ऐसन के बचपन के घर ले जाता है और कहता है कि उसने ये घर अब खरीद लिया है, क्योंकि तुम उस दिन इस घर को बेचने से नहीं रोक पाई थी, और तुम्हारी माँ ने भी बहुत मुश्किल से ये घर खरीदा था। ऐसन खुशी से रो पड़ती है। यही हम देखते हैं कि ये फिर से प्रेग्नेंट थी। इसके बाद इनका तीसरा बच्चा पैदा होता है, जो एक लड़का था। अब इनका एक खुशहाल परिवार होता है। इनके पास रहने को खुद का घर था, काम भी था और सब कुछ सही चल रहा था। इसी के साथ ऐसन अब वोट जीतकर गांव की सरपंच बन चुकी थी और गांव में कई सारे अच्छे काम करने लगी थी और लोगों को दान भी देती थी। एक दिन ऐसन घर पर होती है अपने बेटों के साथ। उसी दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी बेटी कम योंग साइकिल से गिर गई है। वो अपने बेटों को छोड़कर तुरंत भाग जाती है बेटी के पास। रास्ते में वो अपनी पड़ोसी को बच्चों को देखने के लिए बोलती है, लेकिन उसे उसकी बात नहीं सुनाई देती क्योंकि वो नींद में थी। जब वो लौट रही थी तो वो देखती है कि वो पड़ोसी तो सो गई है। वो घबरा कर तुरंत घर आती है तो उसे बस उसका बड़ा बेटा मिलता है और छोटा बेटा कहीं घर पर नहीं होता। ऐसन परेशान हो जाती है। वो ग्वानशिक और गांव के सारे लोग बच्चे को ढूंढना शुरू करते हैं और तभी एक औरत को उसकी लाश मिलती है। ऐसन बच्चे को अपने हाथ में लेती है और ये देखकर खामोश रह गई। ग्वानशिक फूट फूट कर रोने लगता है और दुख से चिल्लाने लगता है। ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन था।